Hello friends, I am Professor Dhaval Thuria and I welcome you all to our YouTube channel Gradkul. Yes, you heard it right, Gradkul. Gradkul. It's a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. I would kindly request you to subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates. Also, share this video and the other videos with your friends. Today, we'll be discussing or I'll be teaching you a subject which is cost accounting, right? And in cost accounting, I'll be discussing a topic which is cost sheet. क्या डिस्कस करेंगे? विल बी डिस्कसिंग कॉस्ट शीट. नाउ कॉस्ट शीट क्या है ये पता करने से पहले लेट अस डू एन एक्टिविटी और लेट अस डिस्कस एन एक्टिविटी. नाउ व्हाट इज दैट एक्टिविटी? सपोज दिस मार्कर. अब ये जो मार्कर है वो कोई भी कंपनी बनाती होगी, राइट? तो उस कंपनी में 3 डिपार्टमेंट्स होंगे. कितने डिपार्टमेंट्स होंगे? 3 डिपार्टमेंट. सबसे पहला डिपार्टमेंट है फैक्ट्री. फिर दूसरा डिपार्टमेंट है ऑफिस और तीसरा डिपार्टमेंट है ये मार्कर एट द एंड कहाँ बेचा जाता है? इन दी शोरूम और स्टोर. Okay, so these are the 3 departments: factory, office and showroom और store. सर ये ऐसे क्या बता रहे हो आप? बहुत सिंपल है. देख, अब ये मार्कर जब बनाना है, राइट? तो ये मार्कर बनेगा कहाँ पर? ये बनेगा फैक्ट्री में. कहाँ बनेगा? फैक्ट्री में, राइट? अच्छा, फैक्ट्री में मार्कर बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग खर्चे होंगे, राइट? बहुत सारे अलग अलग खर्चे होंगे, राइट? तो 2 तरीके के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. राइट? नाउ डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं और इनडायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं? अब ये मार्कर जो है जब फैक्ट्री में बनेगा तो ये मार्कर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें जो चीज़ चाहिए वो है प्लास्टिक चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल प्लास्टिक चाहिए, राइट? केमिकल चाहिए, अंदर जो स्पॉन्ज होता है वो स्पॉन्ज चाहिए उसके अंदर, राइट? सो उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स चाहिए रहते हैं. सो ये सब जो है वो क्या है? रॉ मटेरियल. तो सबसे पहले जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में या डायरेक्ट में जो एक्सपेंसेस अलग अलग आएंगे उसमें से सबसे पहला क्या है? मटेरियल. ओके, मटेरियल. क्यों मटेरियल यहाँ पे आया? डायरेक्ट मटेरियल क्यों? क्योंकि ये जो मटेरियल है वो डायरेक्टली इस मार्कर को बनाने के लिए लग रहा है. ओके. सेकेंड, लेबर. सर लेबर क्यों? ये मार्कर अपने आप तो नहीं बनेगा, राइट? ये मार्कर कोई ना कोई एक वर्कर होगा वो बनाएगा, तो उस वर्कर को हमें क्या देना पड़ेगा? वेजेस देना पड़ेगा. तो वो भी खर्चा ये मार्कर से डायरेक्टली रिलेटेड है, इसके लिए डायरेक्ट में आएगा लेबर. तो पहला खर्चा क्या हो गया? मटेरियल. जो मार्कर को बनाने के लिए जो प्लास्टिक लग रहा है, केमिकल लग रहा है, राइट? ये सारा मटेरियल. फिर लेबर. लेबर मतलब जो वर्कर इसको बनाएगा वो भी तो डायरेक्टली इससे रिलेटेड है, वही तो बना रहा है. तो उसका जो भी खर्चा आएगा वो भी तुम्हारा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में. फिर तीसरा आएगा तुम्हारा अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब यू कैन कॉल इट एज अदर एक्सपेंसेस. इसमें क्या आता है डायरेक्ट एक्सपेंस में? जैसे रॉयल्टी. ओके, रॉयल्टी जो प्रोडक्शन पे देना पड़ता है वो. सो थर्ड इज रॉयल्टी. सो डायरेक्ट में 3 एक्सपेंसेस आते हैं: मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस. करेक्ट? ना तो सर इनडायरेक्ट में क्या आता है? इनडायरेक्ट में क्या आता है? इनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़ के अगर और कोई एक्सपेंसेस हुए हैं इस फैक्ट्री में, कहाँ पर? इस फैक्ट्री में, राइट? तो वो सारे खर्चे इनडायरेक्ट में आ जाएंगे. इनडायरेक्ट में कैसे? क्योंकि वो इस मार्कर से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. ओके, अब यहाँ पे भी क्या हो सकता है? यहाँ पे भी सर यही होगा. मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, राइट? जैसे मशीन में कोई ग्रीस लग रहा है, मशीन में ऑयल लग रहा है, राइट?
तो ये सारे जो मटेरियल्स है वो इनडायरेक्ट मटेरियल्स है, क्योंकि ये डायरेक्टली मार्कर को बनाने में यूज नहीं हो रहा। तो इनडायरेक्ट में मटेरियल्स हो सकता है, इनडायरेक्ट में लेबर हो सकता है। बाकी अगर फैक्ट्री में कोई ऐसे वर्कर्स भी होते हैं अलग अलग, राइट, जो मार्कर डायरेक्टली नहीं बनाते, वो कुछ और काम करते हैं, सो वो लेबर हो गया। और बाकी सारे अदर एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, जैसे क्या, जैसे सर फैक्ट्री रेंट हो गया, राइट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पावर एंड फ्यूल हो गया, ये सारे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में होते हैं वो। तो ये हमने क्या सीखा सर, हमने ये सीखा कि फैक्ट्री में कौन से खर्चे होंगे ये मार्कर को बनाने के लिए, राइट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। डायरेक्ट में मटेरियल, लेबर जो इसको बनाएगा, और अदर एक्सपेंसेस जैसे रॉयल्टी, बट डायरेक्ट। फिर दूसरा एक्सपेंस है सर इनडायरेक्ट, जो फैक्ट्री में होते हैं। तो इनडायरेक्ट में भी क्या सर, इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, इनडायरेक्ट लेबर होगा, और बाकी सारे एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री, राइट। अब दूसरा डिपार्टमेंट है सर इस कंपनी का, कौन सा, ऑफिस। तो ये ऑफिस में भी जो खर्चे होंगे, ऑफिस में भी खर्चे होंगे, राइट। तो ऑफिस में सर डायरेक्ट खर्चे होंगे कि इनडायरेक्ट खर्चे होंगे? ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट खर्चे होंगे। क्यों सर, ये मार्कर ऑफिस में बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ऑफिस के सारे खर्चे क्या होंगे? इनडायरेक्ट। अब ऑफिस में सर कौन से खर्चे हो सकते हैं? बहुत सारे खर्चे हो सकते हैं ऑफिस में। ऑफिस का रेंट हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज टेलीग्राम हो गया, राइट, और भी वेरियस एक्सपेंसेस जो आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो ऑफिस के जो भी खर्चे हैं वो भी तो होंगे इस मार्कर को बनाने के लिए, राइट। और फिर ये मार्कर बनने के बाद कहाँ जाएगा? शोरूम में जाएगा या स्टोर में जाएगा। तो शोरूम और स्टोर में इसको भेजने के लिए और बेचने के लिए भी तो खर्चा होगा, राइट। जैसे क्या, अगर कंपनी का खुद का शोरूम है तो वो शोरूम का रेंट हो सकता है, या मेंटेनेंस हो सकता है, या वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस हो सकते हैं, राइट, या वहाँ के स्टाफ की सैलरी हो सकती है, सेल्समैन के स्टाफ की सैलरी हो सकती है, उसका सेल्समैन का कमीशन हो सकता है, कैरेज आउटवर्ड्स हो सकता है। कैरेज आउटवर्ड्स मतलब कि तुमको बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा हुआ, राइट, दैट इज कैरेज आउटवर्ड्स। इनवर्ड्स आउटवर्ड्स आपको पता है, राइट। आउटवर्ड्स का खर्चा इज अ ओवर ईयर, दैट एक्सपेंस विल कम ओवर ईयर। सो शोरूम के या स्टोर के भी तो खर्चे होंगे। अब सर शोरूम और स्टोर का खर्चा डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? तो ये खर्चा भी कौन सा खर्चा होगा? इनडायरेक्ट। कौन सा खर्चा होगा? इनडायरेक्ट। मतलब आप ऐसे समझिए, फैक्ट्री से ये ऑफिस में आएगा और ऑफिस से फिर शोरूम में आएगा। समझ में आया? फैक्ट्री से ऑफिस में आएगा, ऑफिस से फिर शोरूम में आएगा। फैक्ट्री में दो खर्चे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ऑफिस में सिर्फ इनडायरेक्ट, शोरूम में भी सिर्फ इनडायरेक्ट। ये आपको काम आएगा, ये आपको याद रखना है, आपको काम आएगा जब हम कॉस्ट बनाएंगे। इसका मैं रेफरेंस दूंगा। ओके, सो इफ वी समराइज दिस, ओके, तो इसमें क्या होगा? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। फर्स्ट इज material, second is direct labor also called as wages, तीसरा direct expenses. These expenses are also known as, in costing language we call them as direct overheads, direct expenses or direct overheads, right? Now talking about indirect, right? इनडायरेक्ट में क्या आएगा सर? इनडायरेक्ट में तीन अलग अलग खर्चे आएंगे। कौन से? ये फैक्ट्री वाले, ये ऑफिस वाले, और ये शोरूम वाले। तो इनडायरेक्ट में तीन खर्चे को अपन बोलेंगे क्या? अपन बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री के खर्चे, जो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे हैं उसको अपन फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोलेंगे, बट कॉस्टिंग लैंग्वेज में विल कॉल इट एज फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या कहेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर दूसरा क्या आएगा सर? दूसरा खर्चा कहाँ हो रहा है? ऑफिस में। तो ऑफिस के एक्सपेंसेस को अपन यहाँ पे क्या कहते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जो भी खर्चे ऑफिस में होंगे उसको हम कहेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स।
और फिर तीसरा खर्चा कहाँ हो रहा है सर? शोरूम में हो रहा है, राइट? तो शोरूम में जो एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस को हम क्या कहेंगे सर? हम उन एक्सपेंसेस को कहेंगे, क्योंकि ये खर्चे बेचने के लिए हो रहे हैं, इसके लिए हम इसे कहेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या कहेंगे हम इसे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके, यहाँ तक क्लियर? वेरी क्लियर? ओके, आगे बढ़े। तो आई होप आपको ये एक्टिविटी समझी होगी जो अभी हमने डिस्कस की इस मार्कर को लेकर। तो अब हम एक्चुअल में डिस्कस करेंगे कि ये कॉस्ट शीट क्या है। तो बहुत सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, दिस कॉस्ट शीट इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द cost incurred for producing and selling this marker, and also deciding the selling price of this marker। इसका मतलब कि ये कॉस्ट शीट ना एक प्रेजेंटेशन, एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे? हम सारे खर्चे जो इस मार्कर को बनाने के लिए हुए हैं, ये सारे खर्चे लिखेंगे, राइट? लेकिन कैसे लिखेंगे? सिस्टमैटिकली। अब जो सिस्टमैटिकली वाला जो है ना, वो उसके लिए मैंने आपको ये जो भी एक्टिविटी कराया था वो उसके लिए कराया था। तो अगर आपको एक्टिविटी याद होगा तो आपको कॉस्ट शीट जो है वो समझने में आसानी हो जाएगी, राइट? नाउ एज आई सेड, दिस कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट, राइट, और सिस्टमैटिक स्टेटमेंट। तो ये कॉस्ट शीट कैसे बनती है अब हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले हेडिंग होगा कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड। जो भी क्वेश्चन में पीरियड दिया होता है वो पीरियड आता है। ओके, नाउ कॉस्ट शीट समझने के लिए मैंने बताया कि ये सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है। किसका प्रेजेंटेशन है? ये जो मार्कर या जो भी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है उस प्रोडक्ट का कॉस्ट जो इनकर हुआ है, उस प्रोडक्ट के लिए जो कॉस्ट इनकर हुआ है वो सिस्टमैटिकली हम लिखेंगे, राइट? नाउ हमने पहले देखा था कि दो तरह के कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तीन था, मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स, राइट? तो सबसे पहले हम कौन सा कॉस्ट लिखेंगे? हम ये वाला कॉस्ट लिखेंगे विच इज डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट में कौन सा मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स या अदर एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा, ये जो तीनों कॉस्ट है ना, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ये तीनों कॉस्ट को अगर तुम ऐड करोगे ना, इन तीनों कॉस्ट को, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम मतलब मेन कॉस्ट, राइट? ये जो कॉस्ट है, तीन कॉस्ट डायरेक्टली इस प्रोडक्ट मार्कर से रिलेटेड है, राइट? इसको हम प्राइम कॉस्ट बोलेंगे। तो अभी हम यही लिखने वाले हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट एक्सपेंसेस विच इज मटेरियल, राइट? इस मार्कर को बनाने के लिए जो मटेरियल्स लगे, प्लास्टिक, केमिकल, ये सब मटेरियल्स लिखे हैं। तो उसका खर्चा कैसे लिखते हैं मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अभी डायरेक्ट मटेरियल को लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? इसमें आप सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ये जो मटेरियल्स जो हम प्लास्टिक में मतलब जो मार्कर बनाने के लिए लगने वाला है, प्लास्टिक हो गया या केमिकल हो गया, राइट? ये सबका ओपनिंग स्टॉक। क्यों ओपनिंग स्टॉक कैसे आएगा सर? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है, तो हम वो इस साल में यूज़ करेंगे या हम यूज़ कर चुके हैं। तो क्योंकि इस बार वो यूज़ हुआ है, इसके लिए इस साल के कॉस्ट शीट में या जो भी पीरियड दिया है उस पीरियड के कॉस्टिंग में, कॉस्ट शीट में ये ओपनिंग स्टॉक आएगा। सो डायरेक्ट मटेरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड करंटली जो परचेजेस किया होगा
of raw material void. So opening stock of raw material add purchases, right? अगर कोई परचेज रिटर्न होगा तो वो लेस होगा, राइट? सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेस एनी परचेज रिटर्न्स ऑफ रॉ मटेरियल, एनी परचेज रिटर्न्स ऑफ रॉ मटेरियल, राइट? ये जो परचेस कर रहे हैं हम करंट पीरियड में, जो भी परचेस कर रहे हैं रॉ मटेरियल, राइट, वो परचेस करेंगे तो अपने आप तो नहीं आ जाएगा, राइट? ये सिर्फ परचेस कॉस्ट नहीं होता। परचेस जब करते हैं तो हो सकता है कि 100 रुपये का परचेस किया, लेकिन वो अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए भी तो खर्चा होगा, जो ट्रांसपोर्ट या फ्रेट या कैरेज इनवर्स का खर्चा होता है, राइट? तो ये रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए अपने पास लाने तक का जो टोटल कॉस्ट होगा वो पूरा आना चाहिए, विच मीन्स कि इसमें और एक चीज क्या ऐड हो जाएगी, कैरेज इनवर्ड्स, और इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट एज फ्रेट इनकर्ड फॉर रॉ मटेरियल्स, ओके? कैरेज इनवर्ड्स या फ्रेट। और लास्ट में इसमें लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या लेस होगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग बेसिक फॉर्मूला इज ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। अगर परचेज रिटर्न है तो लेस होगा, अगर कैरेज इनवर्ड्स है बाय चांस तो वो भी ऐड होगा, क्योंकि वो भी खर्चा हमको रॉ मटेरियल परचेस करने में लगा है। सो इट इज अ मटेरियल कॉस्ट। इसके लिए डायरेक्ट मटेरियल का जो टोटल कॉस्ट है वो कैसे मिलता है? ओपनिंग स्टॉक लेस परचेज रिटर्न एंड कैरेज इनवर्ड्स और फ्रेट लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसमें एक चीज बहुत रेयरली आ सकती है, विच इज कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल जो हम खरीदते हैं, राइट, वो अपने पास पड़े पड़े शायद खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, राइट? तो हम क्या करते हैं, वो वेस्ट को हम बेच देते हैं, राइट, भंगार में। तो उसको कहते हैं सेल ऑफ वेस्ट, सेल ऑफ वेस्ट, राइट? वो रॉ मटेरियल पड़े पड़े खराब हो गया तो हम वो प्रोडक्ट मार्कर बनाने को यूज कर नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, भंगार में दे देंगे। तो सेल ऑफ वेस्ट ही कभी कभी होगा, हर बार नहीं होगा। सेल ऑफ वेस्ट मतलब रॉ मटेरियल्स जो खराब हो गया वो हमको बेच देना पड़ा भंगार में, तो सेल ऑफ वेस्ट। अच्छा, तो ये जो सारे कॉस्ट्स है ना, ये मिला के हमको मिलेगा तुम्हारा टोटल डायरेक्ट मटेरियल। अब यहाँ पे जो ये 3 कॉलम बनाए हैं सर, वो क्या है? ये जो कॉलम है वो और यूनिट का कॉलम में हमको अभी काम नहीं आएगा, बाद में अभी हम बहुत बेसिक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सीखेंगे, ओके? ये जो कॉलम है, दिस कॉलम इज फॉर योर अमाउंट का इनर कॉलम और दिस कॉलम इज फॉर योर अमाउंट का आउटर कॉलम, ओके? अब जो मेन खर्चे हैं ना, जो टोटल, वो सारे के सारे बाहर आएंगे, मतलब बाहर की साइड में उसका अमाउंट आएगा, और अगर कैलकुलेशन उसके अंदर तो इनर कॉलम में। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल का जो अमाउंट है वो बाहर आना चाहिए, तो वो कैलकुलेशन जो हो रहा है वो हम इनर कॉलम में करेंगे। जैसे जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स मैं यहाँ लिखूँगा, ऐड परचेजेस यहाँ लिखूँगा, लेस परचेज रिटर्न तो लेस करूँगा, ऐड कैरेज इनवर्ड्स तो ऐड करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक तो लेस करेंगे, लेस सेल ऑफ वेस्ट तो उसको भी लेस करेंगे। तो ये जो टोटल अमाउंट आएगा दैट विल नॉट बी नथिंग बट योर अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ना डायरेक्ट मटेरियल हो गया, मतलब ये वाला हो गया। अब बात करेंगे लेबर, राइट? सो सेकेंड डायरेक्ट कॉस्ट इज डायरेक्ट लेबर। अभी जो डायरेक्ट लेबर है, लेबर में कोई ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक एक साथ नहीं होता, राइट? लेबर में कोई स्टॉक नहीं रख सकता, तो डायरेक्ट लेबर का जो भी खर्चा होगा वो डायरेक्टली अमाउंट कॉलम में ही आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, क्लियर विद दिस? और तीसरा जो खर्चा है वो आपका है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, करेक्ट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट लेबर लिख दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर इनकेस में 2-3 खर्चे हैं तो आप इनर कॉलम में लिखेंगे, उसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा और फिर टोटल आएगा आउटर कॉलम में, ओके? अब जैसे कि मैंने बताया कि ये जो सारे खर्चे हैं
ये जो सारे खर्चों का आप टोटल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट, क्योंकि हमने सारे डायरेक्ट जो भी खर्चे थे वो सारे लिख दिए। तो हमको इन सबको टोटल करेंगे 1, 2 और 3, तो हमको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। क्या मिल जाएगा हमें, प्राइम कॉस्ट। ओके, सो यू विल गेट योर प्राइम कॉस्ट। अच्छा, अब हमने कौन से खर्चे लिखे, हमने सिर्फ ये खर्चे लिखे डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में 3 थे ना, 3 कौन से थे, पहली फैक्ट्री थी, फिर दूसरा ऑफिस था और तीसरा था तुम्हारा शोरूम, राइट। तो अभी इसके बाद से हम सारे इनडायरेक्ट खर्चे लिखेंगे, राइट, लेकिन लाइन से लिखेंगे। सबसे पहले फैक्ट्री, फिर ऑफिस, फिर शोरूम। कैसे लिखेंगे वो बताता हूँ। अब सबसे पहले प्राइम कॉस्ट के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। अब डायरेक्ट एक्सपेंस के बाद कौन सा एक्सपेंस आएगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में सबसे पहले कौन सा आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो अभी हम यहाँ पे ऐड क्या करेंगे, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ऐड करेंगे उसमें, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का जो टोटल होगा वो आना चाहिए सीधा बाहर, टोटल आना चाहिए बाहर। इसके अंदर जो अलग अलग खर्चे होंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स में, जो अलग अलग खर्चे, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, है ना, फैक्ट्री में पावर एंड फ्यूल लगा, राइट। तो ये सब जो एक्सपेंसेस है, मशीनरी के जो भी खर्चे हैं, रिपेयर्स और ये सब, तो ये सारे खर्चे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे, उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर जो टोटल आएगा वो आप बाहर लिखेंगे। गॉट इट, ओके। अब इसमें एक चीज लेस होगी, वो क्या लेस होगी, वो लेस होगी, ये आप याद रखेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप। सर व्हाट इज सेल ऑफ स्क्रैप? बेटा सेल ऑफ स्क्रैप का मतलब होता है कि तुमने जो रॉ मटेरियल्स थे वो मशीन में डाले, क्या बनाने के लिए, ये मार्कर बनाने के लिए। तो जब वो प्रोसेस हो रहा था तो उस प्रोसेसिंग के दौरान थोड़ा बहुत वेस्ट हो गया। अब वो एक्चुअल रॉ मटेरियल का वेस्ट नहीं है, बट ये मशीन से वेस्ट है, राइट। तो वो जो वेस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है ये हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद माइनस करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद माइनस करेंगे। जो रॉ मटेरियल जो वेस्ट हुआ था वो ऊपर था, डायरेक्ट मटेरियल में लेस किया था, बट जो सेल ऑफ स्क्रैप है मतलब जब अपन मशीन में जो रॉ मटेरियल जब प्रोसेसिंग करने डालते हैं उसके बाद जो वेस्ट होता है, दैट इज योर सेल ऑफ स्क्रैप व्हिच इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम और आफ्टर योर फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये पॉइंट आपको याद रखना बेटा, ठीक है, ओके। तो ये सेल ऑफ स्क्रैप यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो सर सेल ऑफ स्क्रैप माइनस होने के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिलेगा हमें, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिलेगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग। अब सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या, अब ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आप एक चीज ऐड करोगे और एक चीज लेस करोगे। क्या ऐड करोगे, क्या लेस करोगे, आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, और आप लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, आप ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सर ये क्या है, देखिए हम मशीन में प्लास्टिक डालते हैं, हम मशीन में केमिकल डालते हैं, हम मशीन में स्पॉन्ज डालते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, मार्कर, राइट। बट जैसे ही दिन खत्म होता है, मशीन बंद होता है, तो ज़रूरी है कि जितना हमने प्लास्टिक अंदर डाला है, मतलब जो भी इनपुट किया है वो पूरा का पूरा बाहर आ गया? नहीं, ऐसा हो सकता है कि कुछ अंदर ही रह गया,
या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा प्लास्टिक बन गया है, केमिकल रेडी है, बट असेंबली नहीं हुआ है, मतलब ये अभी तक रेडी नहीं है। अगर रेडी नहीं तो क्या है ये, इसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आधा अधूरा बना हुआ है, मार्कर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये जो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो जो पिछले साल का या पिछले पीरियड का जो वर्क इन प्रोग्रेस था ये करंट पीरियड में आएगा, इसलिए हम जो ये ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड करते हैं। और करंट पीरियड में या करंट ईयर में जो भी तुम्हारा वर्क इन प्रोग्रेस था, राइट, वो नेक्स्ट पीरियड में जाएगा। तो अगर वो नेक्स्ट पीरियड में जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, निकाल देंगे करंट कॉस्ट शीट से। इसलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड किया और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमने लेस किया। ओके, तो ये यहाँ पे इसको ऐड करेंगे और इसको लेस करेंगे, तो इसको जब टोटलिंग करेंगे तो हमें मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिलेगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, यू विल गेट योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, अब क्या, इसका मतलब हमने क्या किया, अभी ये जो फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस थे वो लिख दिए और इसके बीच में कौन सा स्टॉक एडलेस करना है, WIP। कौन सा स्टॉक एडलेस करना है, WIP। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद आपको WIP का वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करना है टू गेट योर नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री के खर्चे हो गए, फिर कौन से खर्चे लेंगे हम, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। नाउ ये जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग खर्चे होंगे, राइट। जो भी ऑफिस में एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे आएंगे, राइट। तो वो एक्सपेंसेस आप इसको अंडरलाइन करके इसके नीचे लिखेंगे, वो सारे एक्सपेंसेस का अमाउंट आप इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर उसका टोटल करके आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। समझ में आया आपको, ओके। तो टोटल करके आप आउटर कॉलम में लिखेंगे, अंडरस्टूड, ओके। अब यहाँ पे जो फैक्ट्री के आपने ओवरहेड्स लिखे थे, उसके बाद आपने उसमें वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक एडजस्ट किया था। ऑफिस के एक्सपेंसेस जब हो जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो फिनिश्ड गुड्स है, फिनिश्ड गुड्स, उसका आपको स्टॉक एडजस्ट करना है। कैसे कि जब मार्कर फैक्ट्री में जब हमने डायरेक्ट मटेरियल्स डाला, लेबर हो गया, एक्सपेंस हो गया, राइट, फिर फैक्ट्री के सारे एक्सपेंस हो गए, अब ऑफिस के एक्सपेंसेस भी हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जब मार्कर है, मार्कर तुम्हारा रेडी हो चुका है। अब जब मार्कर रेडी हो चुका है मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, फिनिश्ड गुड्स बोलेंगे। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। इसको और एक लैंग्वेज में बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर व्हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? देख, अब तक खर्चा कहाँ का हुआ है, ये डायरेक्ट खर्चा हुआ है, ये इनडायरेक्ट खर्चा हुआ है, फैक्ट्री का खर्चा हो गया, ऑफिस का भी खर्चा हो गया। मतलब कि इसको बनाने तक का, इस मार्कर को बनाने तक का जितना भी खर्चा हुआ है वो तूने ले लिया। तो अगर तुमने वो खर्चा ले लिया, इसका मतलब ये मार्कर प्रोड्यूस हो गया, राइट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं इसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। Okay, so now you got your cost of production after adding office and administration overheads to your net factory cost. अब इसमें हम क्या करेंगे, finished goods ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, finished goods का स्टॉक। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग डाला था WIP का, यहाँ पे भी सेम
add opening stock of finished goods or less closing stock of finished goods। तो मैं यहाँ पे जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसमें ऐड करूँगा ओपनिंग स्टॉक और लेस करूँगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये ऐड लेस करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिलेगा मुझे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, नाउ अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तुम्हारा आफ्टर एडिंग एंड डिडक्टिंग योर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब कौन सा खर्चा बाकी है? एक ही खर्चा बाकी है। कौन सा खर्चा बाकी है? ये जो शोरूम में जो भी एक्सपेंसेस हुए ना वो बाकी है। अब मैंने जब अगर आप याद हो आपको तो शोरूम के जो एक्सपेंसेस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कौन से एक्सपेंसेस है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद शोरूम के जो एक्सपेंसेस है, स्टोर्स के जो एक्सपेंसेस है उसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, राइट? ओके, सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आप ऐड करेंगे आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब सर अगर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में बहुत सारे खर्चे होंगे अगर, तो आप उसको क्या करेंगे? तो उसको आप पहले इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर उसको टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है? जैसे हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ऑफिस एंड एडमिन में देखा था, सेम पहले अगर बहुत सारे एक्सपेंसेस अगर दिए हुए हैं तो आप पहले इनर कॉलम में लिख के फिर उसका टोटल आउटर कॉलम में ट्रांसफर करेंगे। नाउ you got your cost of sales after adding your selling and distribution overheads to your cost of goods sold, right? इसके बाद क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, मतलब अब सारे के सारे खर्चे हो गए सर, सारे के सारे खर्चे हो गए, मतलब उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट हो गया। हमको कहाँ तक पहुंचना है? हमको चाहिए सेलिंग प्राइस या हमको चाहिए सेल्स, राइट? तो कॉस्ट से सेल्स पर अगर जाना है तो उसमें क्या ऐड होता है? एक ही चीज ऐड होता है बेटा, क्या ऐड होता है? प्रॉफिट। तो हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स तो आ गया, इसमें आप ऐड कर दें प्रॉफिट, अगर लॉस है तो लेस करेंगे, ओके? तो आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा बेटा सेल्स। क्या मिल जाएगा आपको? सेल्स, ओके? तो हमने बेसिकली किया क्या? हमने सिस्टमैटिकली इस मार्कर को बनाने के लिए जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे लाइन से लिखते गए, ओके? और हम कहाँ तक पहुंचे? कॉस्ट लिखते सारे कॉस्ट आए और उसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया, तो हमको फाइनल फिगर क्या मिला भाई? सेल्स, राइट? ओके, दिस इज नथिंग बट अ कॉस्ट शीट, ओके? दिस इज नथिंग बट अ कॉस्ट शीट, अंडरस्टूड? ओके, इज दैट वेरी क्लियर? ओके, अब हम क्या करते हैं? फिर से एक क्विक रिकैप करते हैं कि इसको कैसे बनाना, ओके? तो बहुत सिंपल है, हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ, राइट? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 3 एक्सपेंसेस थे, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस या अदर डायरेक्ट ओवरहेड्स। तो उसमें सबसे पहले कौन सा एक्सपेंस है? मटेरियल। तो हमने कौन सा लिखा सबसे पहले? डायरेक्ट मटेरियल, राइट? नाउ डायरेक्ट मटेरियल कैसे मिलता है? डायरेक्ट मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल।
तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे परचेजेस, राइट। ओपनिंग स्टॉक क्यों आया? ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का जो रॉ मटेरियल है, पिछले पीरियड का जो रॉ मटेरियल था जो यूज नहीं हुआ था, वो करंट ईयर में यूज करेंगे या करंट पीरियड में यूज करेंगे, इसके लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स ऐड होगा। उसमें ऐड होगा करंट में अगर जो भी रॉ मटेरियल्स परचेस किया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें से कुछ रिटर्न किया हुआ तो वो लेस हो जाएगा, लेस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। उसमें ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड जो भी लगा हुआ या फ्रेट, मतलब रॉ मटेरियल्स को परचेस करते टाइम पर हो सकता है ट्रांसपोर्ट या फ्रेट का खर्चा लगा, राइट, दैट इज कैरेज इनवर्ड्स ऑफ फ्रेट, वो ऐड होगा उसमें ही, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू, दैट एक्सपेंस बिलोंग्स टू मटेरियल, राइट, और रिलेट्स टू मटेरियल। उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्यों करेंगे सर? इसके लिए लेस करेंगे क्योंकि वो करंट पीरियड में रॉ मटेरियल यूज नहीं हुआ तो उसको अगले पीरियड में भेजना पड़ेगा, राइट, इसके लिए उसको लेस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको यहाँ पे याद रखने बोली थी, सेल ऑफ वेस्ट। ओके, ये बहुत रेयर केस में आएगा लेकिन आप याद रखें। सर सेल ऑफ वेस्ट है क्या? सेल ऑफ वेस्ट मतलब जो तुमने रॉ मटेरियल लिया था, राइट, तुमने अपने पास रख के रखा था कि आप आपके मार्कर बनाने के प्रोसेस में यूज करेंगे, बट ऐसा हो गया कि भाई कुछ हो गया और जिसके वजह से वो जो रॉ मटेरियल है वो वेस्ट हो गया। अब वो तुम्हारे मार्कर बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, तो अगर यूज नहीं कर सकते लेकिन आप क्या कर सकते हो, भंगार में तो बेच सकते हो। फेंक देने से अच्छा है क्या करें, अगर भंगार का पैसा आ रहा है तो ले ले, राइट, तो क्या करें उसको, सेल ऑफ वेस्ट, राइट, तो वेस्ट को बेच देंगे तो वो लेस करेंगे, राइट। तो ये सारे जो इतने जो आइटम्स हैं वो पहले इनर कॉलम में लिख के फिर उसका टोटल आउटर कॉलम, ओके। सो डायरेक्ट मटेरियल, सेकंड एक्सपेंसेस इज डायरेक्ट लेबर, राइट। तीसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैंने बताया था ये तीनों खर्चों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा प्राइम कॉस्ट। आपको क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट, ओके, विल गेट योर प्राइम कॉस्ट। नाउ प्राइम कॉस्ट के बाद हम अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चुके हैं, तो कौन से एक्सपेंसेस बाकी है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाकी है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले फैक्ट्री के खर्चे, तो फैक्ट्री के जो खर्चे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओके। फैक्ट्री ओवरहेड्स के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे अलग अलग जो क्वेश्चन में आपको दिए होंगे वो आप उसके नीचे लिख के इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर उसको टोटल करेंगे आउटर कॉलम में, ओके। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओके, इसमें आप लेस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप। अभी सेल ऑफ स्क्रैप क्या है सर? जो भी तुमने फैक्ट्री में मटेरियल जो भी लाया था, जो तुमने यूज किया आपके मार्कर बनाने के प्रोसेस में, मतलब आपने मशीन में डाला, राइट, तो हो सकता है कि वो मशीन में डालने के बाद पूरा का पूरा बाहर आउटपुट ना आए, उसमें कुछ जो इनपुट आपने डाला था वो खराब हो जाए या वेस्ट हो जाए मशीन के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप। तो उसको हम स्क्रैप को क्या करते हैं, हम बेच देते हैं मार्केट में। अगर बेच देते हैं तो उसका पैसा आता है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने और सेल ऑफ स्क्रैप लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। तो क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज एडजस्ट करनी बाकी है। फैक्ट्री के बाद कौन सा स्टॉक एडजस्ट करना पड़ता है हमें? WIP। तो उसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और उसमें से हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अंडरस्टूड? तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, आपको सवाल आएगा सर ये ऐड और ये लेस क्यों किया? तो जो वर्क इन प्रोग्रेस जो पिछले पीरियड में जो आधा अधूरा बना हुआ था उसको हम कब कंप्लीट करेंगे? करंट पीरियड में उसको कंप्लीट करेंगे। अंडरस्टूड? और ये जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है मतलब करंट पीरियड का जो लास्ट डे था, उस लास्ट डे में जो आधा अधूरा जो बच्चा जो मार्कर हम बना रहे थे उसमें से आधा अधूरा बने हुए जो मार्कर्स है, राइट, उसको अब कंप्लीट कब करेंगे? हम उसको नेक्स्ट पीरियड में कंप्लीट करेंगे, करेक्ट। तो वो नेक्स्ट पीरियड में जा रहा है इसलिए इसको करंट पीरियड में से लेस करेंगे। तो ये ऐड लेस करने के बाद आपको मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस में से ये ऐड लेस करेंगे आपको मिलेगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में आप ऐड करेंगे आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, राइट। ये हो गया फैक्ट्री हो गया, उसमें अपन ने वर्क इन प्रोग्रेस का जो स्टॉक था एडजस्ट कर लिया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिला। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद अपन लेंगे नेक्स्ट एक्सपेंसेस व्हिच इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस।
तो हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। अब जो भी उसके अंदर एक्सपेंसेस होंगे वो आप उसके नीचे लिखेंगे, अंडरलाइन करने के बाद इनर कॉलम में सारे अमाउंट लिखेंगे और फिर टोटल करेंगे आउटर कॉलम में। ओके, अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स ऐड करने के बाद आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। क्या मिलेगा आपको? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, राइट। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आपका आ गया। ये जो कॉस्ट है ये क्या कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड का मतलब मैंने आपको बताया कि ये मार्कर बनाने के जब तक के जो भी खर्चे वो सारे हो चुके हैं, मतलब मार्कर अब रेडी हो चुका है, राइट। इसलिए रेडी हो चुका है, प्रोड्यूस हो चुका है, इसके लिए हम बोलते हैं उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब ऑफिस का खर्चा हो गया। अब उसमें कौन सा हमें स्टॉक एडजस्ट करना है? फिनिश्ड गुड्स का। क्यों फिनिश्ड गुड्स का? क्योंकि मार्कर रेडी हो चुका है। तो हो सकता है जो पिछले साल के जो हमने बनाए हुए ऑलरेडी मार्कर्स थे वो हम करंट ईयर में बेचेंगे, तो वो ओपनिंग स्टॉक करंट ईयर में ऐड होगा। और जो करंट ईयर में जो नहीं बिका, जो मार्कर्स नहीं बिके, राइट, तो वो अपने पास पड़ा होगा। तो अब वो कब बेचेंगे? हम नेक्स्ट पीरियड में बेचेंगे, राइट। तो नेक्स्ट पीरियड में बेचेंगे, उसको नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट पीरियड में बेचना पड़ेगा, इसके लिए उसको लेस करेंगे। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हम लेस करेंगे। ओके, ऐड किया, लेस किया, तो क्या मिलेगा हमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद एक ही खर्चा बचा है अभी। कौन सा खर्चा बचा है बेटा? शोरूम या स्टोर का खर्चा। शोरूम या स्टोर का खर्चा, राइट। तो वो शोरूम या स्टोर का खर्चा हम लोग यहाँ पे बोलते क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्या बोलते हैं हम उसको बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो वो ऐड कर दो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, तो आपको क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या मिलेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब जो टोटल एक्चुअल में जो कॉस्ट होता है ना वो आ गया आपका। अब आपको अगर सेल्स पे पहुंचना है तो आपको कॉस्ट में क्या ऐड करना है? प्रॉफिट ऐड करना है। तो आप बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड कर दो, अगर लॉस है तो लेस हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? सेल्स फिगर मिल जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये है तुम्हारे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। ओके, दिस इज द सिस्टमैटिक फॉर्मेट। इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, कोई चीज़ें ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इसमें आपको जैसे है वैसे ही याद रखना है, एग्जैक्टली सेम। ओके, ऊपर नीचे नहीं करेंगे आप। अच्छा, इसमें सर आपने जो पर यूनिट का कॉलम है ये खाली ही रखा, सर क्यों ऐसा किया आपने? राइट, तो अभी मैं ये जो कॉलम है उसके बारे में बताता हूँ आपको। यहाँ पे दो चीज़ होती है, ठीक है। यूनिट्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और यूनिट्स ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कौन से यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम? फिनिश गुड्स। इसकी बात कर रहे हैं फिनिश गुड्स। ओके, कि कितना हमने करंट ईयर में मार्कर बनाया और कितना करंट ईयर में मार्कर बेचा। समझिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। करंट ईयर में हमने टोटल मार्कर्स बनाए 10,000 और हमने बेचे 8,000, ठीक है। ओके, ना मतलब जो भी खर्चा हुआ है, ये सारा जो भी खर्चा हुआ, राइट, कहाँ तक? यहाँ तक, यहाँ तक, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड तक का खर्चा। ओके, और उसके बाद का खर्चा मतलब यहाँ से ऊपर तक और यहाँ से नीचे, राइट। बहुत सिंपल है। तुमने ये मटेरियल का खर्चा किया, फैक्ट्री में खर्चा किया, ऑफिस में खर्चा किया, ये क्यों किया? मार्कर बनाने के लिए किया, राइट। किसके लिए किया? मार्कर बनाने के लिए किया, राइट। तो ये जो भी खर्चा हो रहा है, जो टोटल एक्सपेंसेस है, वो एक्सपेंस कितने यूनिट्स के लिए है? वो एक्सपेंस है, एग्जाम्पल जो हमने लिया है उसमें 10,000 यूनिट्स के लिए। कितने यूनिट्स के लिए है? 10,000 यूनिट्स के लिए। तो आप क्या करेंगे पता है? ये जो पर यूनिट का जो अमाउंट है वो निकालने के लिए क्या करेंगे? ये जो भी टोटल अमाउंट आया ना, उसको आप डिवाइड कर लेंगे 10,000 से। किससे डिवाइड कर लेंगे? 10,000 से। डिवाइड करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। जैसे इसको डिवाइड किया 10,000 से, लेबर को डिवाइड किया 10,000 से, और यूनिट टाइप और एक्सपेंस को भी डिवाइड किया 10,000 से। तो यहाँ पे भी दिस ऐड करेंगे आप, तो आपको प्राइम कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। पर यूनिट मतलब ये जो खर्चा है यहाँ तक,
यहाँ तक जो खर्चा है, ये जो खर्चा है ये कितने यूनिट्स के लिए? 10,000 टोटल 10,000 यूनिट्स बनाने का खर्चा। बट यहाँ पे जो है वो क्या है, एक यूनिट एक मार्कर बनाने का खर्चा कितना है ये आपको यहाँ से मिलेगा। समझ में आया? अंडरस्टूड? ओके। तो ये यहाँ तक जितने भी एक्सपेंस है ना, यहाँ तक कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड तक आपको जितने भी अमाउंट्स है उसको कितने से डिवाइड करना है? 10,000 से डिवाइड करना है। और ये जो होता है इसको स्टॉक्स को डिवाइड नहीं कर सकते आप, ठीक है? आपको याद रखना है, स्टॉक्स को आप डिवाइड नहीं करेंगे। ओके, स्टॉक्स को डिवाइड नहीं करेंगे, मतलब ये जो अमाउंट आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे 10,000 से, आपको मिल जाएगा। स्टॉक्स में कभी अमाउंट नहीं आएगा, आप याद रखें। ओके ना, ऑफिस एंड एडमिन का आएगा तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आपका आ जाएगा पर यूनिट। ओके, कॉस्ट का ये जो है ये फिर से नहीं आएगा स्टॉक्स का, राइट? मैंने बताया स्टॉक्स में आप डिवाइड नहीं करते पर यूनिट से। अच्छा, इसके नीचे मतलब ये जो सारे अमाउंट्स है इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? इसको आप डिवाइड करेंगे यूनिट्स ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब जितने यूनिट्स आपने एक्चुअल में बेचे उससे डिवाइड करेंगे। क्यों? देखिए, अब तक जो खर्चा हुआ था वो बनाने के लिए हुआ था, मतलब ये जो मार्कर हमने बनाया उसके लिए हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जितने मार्कर बनाए उतने मार्कर बनाने के लिए जो खर्चा हो रहा है वो हमने लिखा था यहाँ तक। तो कितने बनाए हमने? 10,000। इसके लिए ये यहाँ तक जो अमाउंट्स है उसका पर यूनिट निकालने के लिए आप ये सारे अमाउंट्स को डिवाइड करेंगे 10,000 से, मतलब एक्चुअल में जो गुड्स प्रोड्यूस्ड है उससे, नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। बट अभी यहाँ से जो भी एक्सपेंसेस है वो किसके लिए है? बेचने के लिए। किसके लिए? बेचने के लिए। मतलब यहाँ पे मैंने बेचे कितने यूनिट्स है? 8,000। तो ये जो खर्चा हो रहा है वो 8,000 यूनिट्स के लिए हो रहा है या 10,000 यूनिट्स के लिए हो रहा है? एक्चुअल में कितने यूनिट्स के लिए हो रहा है? दिस इज हैपनिंग ओनली फॉर 8,000 यूनिट्स। तो ये जो सारे जो है ना अमाउंट्स, यहाँ से ये सारे अमाउंट्स को आप 8,000 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 8,000 से, बिकॉज दीज एक्सपेंसेस और these amounts, I'm sorry, not expenses, these amounts are being incurred or are related to sales or the number of units sold. Okay? तो ये आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। अच्छा, जो ये जो यूनिट्स वाला कॉलम है वो सारे आपको क्वेश्चन में बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जिस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और नंबर ऑफ गुड्स सोल्ड दिया होगा और आपको स्पेसिफिकली बोला होगा कि कॉस्ट शीट पर यूनिट और टोटल अमाउंट दोनों में चाहिए, तो ही आपको ये पर यूनिट का कॉलम बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको सारे अमाउंट्स टोटल में दिए हैं, सारे अमाउंट्स आपको टोटल में दिए हुए हैं, आपको नंबर ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड या नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो आपको ये जो कॉलम है पर यूनिट का ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अच्छा, वाइस वर्सा मैंने अभी बताया आपको कि ये जो अमाउंट्स है उसको डिवाइड करेंगे आप 10,000 तो आपको पर यूनिट मिलेगा। कभी कभी जो पर यूनिट वाले क्वेश्चंस आप पाएंगे उसमें आपको जो ये पर यूनिट का अमाउंट है वो दिया होगा, पर यूनिट का अमाउंट है वो दिया होगा। जैसे अभी डायरेक्ट मटेरियल समझो 10 रुपया पर यूनिट, राइट? आपने कितने यूनिट्स बनाए? आपने कितने यूनिट्स बनाए? 10,000। तो ये जो 10 रुपीज़ होगा डायरेक्ट मटेरियल का, ओके, ये जो 10 रुपीज़ है आपके डायरेक्ट मटेरियल का, राइट? ये जो यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पे, ये 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, एक मार्कर बनाने के लिए 10 रुपया लगा, तो 10,000 मार्कर बनाने के लिए कितना? तो सेम, ओके, दिस इज फॉर पर यूनिट, दिस इज फॉर टोटल अमाउंट। सो इट कैन हैपन बोथ वेज। आपको अमाउंट दिया हुआ हो सकता है तो पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आप डिवाइड करेंगे, अगर आपको पर यूनिट दिया है तो ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, विद द गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक कितना बनाया वो यूज करेंगे, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मतलब वहाँ से आप नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड वाला फिगर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? तो ये आप याद कर रखें, एकदम बाय हार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैंने जो आपको ये फॉर्मेट जो बताया, जो आपको मैंने एक्टिविटी बताई, एक्टिविटी को ध्यान में अगर रखेंगे आप तो आपका जो फॉर्मेट है वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ओके, तो आई होप बेटा आपको ये कॉस्ट शीट जो मैंने सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें,
अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है ग्रैडकुल। इट्स अ प्रीमियम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट लर्नर्स। थैंक यू फॉर टुडे, और हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में जहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस कॉस्ट शीट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, बाय।